CH-107 औरत ही निकली मॉन्स्टर। दादू, आपने उस लड़के को हमारी एजेंसी में क्यों रखा? उसने अपने दादू से पूछा और अपनी किताब में कुछ ढूंढने लगी। क्योंकि वो लड़का ताकतवर है, दादू ने जवाब दिया। ठीक है, मान लिया कि वो ताकतवर है, लेकिन आखिर है तो वो एक इंटरमीडिएट मैजिशियन ही ना, चुटकी ने कहा। अगर तुम्हारा ये सोचना है तो वो लड़का तुम्हें जरूर सरप्राइज करेगा, उसके दादू ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो चुप हो गए। दादू, मैंने फाइल चेक की और वो लड़का संजीवनी भूमि का है, चुटकी ने कहा। संजीवनी भूमि उस शहर का नाम था जहां से आरव आया था। ये शहर पहाड़ी इलाके में था और इसकी खूबसूरती के कारण एक छोटा शहर होने के बाद भी ये पूरे देश में मशहूर था। इसके अलावा यहाँ संजीवनी झील होने के कारण ये काफी मशहूर था और शायद इसी कारण से इस शहर का नाम संजीवनी भूमि पड़ा था। लेकिन उस आपदा आने के बाद ये पूरी तरह तहस नहस हो गया था। संजीवनी झील के चलते शैतान नगरी के मास्टरमाइंड ने इस शहर पर हमला किया था, जिसमें ये शहर तबाह हो गया था और न जाने कितने लोगों की जान चली गई थी। हाँ, मैंने देखा राजीव काशीनाथ को ढूंढने में मैजिक कोर्ट की मदद कर रहा है। अगर हमारा शक सही है तो संजीवनी भूमि पर हुए हमले का मास्टरमाइंड वही है, चुटकी ने कहा। इस बारे में अरेंद्र से कुछ भी मत कहना। अभी वो इन मामलों में पड़ने के लिए छोटा है, नहीं तो उसकी मौत भी संजू की तरह ही हो जाएगी, रणविजय दादू ने कहा। हाँ दादू, मैं जानती हूँ। मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं उस इंसान का पता तो लगा कर ही रहूंगी जिसने संजू को मारा है, चुटकी ने कहा। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। नहीं चुटकी, मैंने तुमसे एक बार पहले भी कहा है और एक बार फिर कह रहा हूँ, तुम ये मसला हम बड़ों पर छोड़ो। तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी जिससे तुम्हारी जान खतरे में पड़े, रणविजय दादू ने कहा। अभी के लिए तुम और आरव मिलकर जादू नगरी में मिलने वाले मिशंस पूरे करो। ये शहर बहुत बड़ा है और यहाँ पर भी आए दिन नई मुसीबतें आती रहती हैं। तुम उन्हें संभालो, रणविजय दादू ने चुटकी की पीठ थपथपाते हुए कहा। दिन में जब खाने का वक्त हुआ तो रणविजय दादू ने आरव को अपने साथ खाने पर बुला लिया। ये एजेंसी उनका और चुटकी का घर भी था। वो इसके 3rd फ्लोर पर रहते थे। इसके 4th फ्लोर पर भी कई कमरे थे जहां हीरो हंटिंग एजेंसी के दूसरे मेंबर्स रहते थे। रणविजय बख्शी की बातों से आरव को ऐसा लग रहा था कि वो लोग बहुत शक्तिशाली थे। हंटर्स यूनियन में आमतौर पर मिशन पूरे करने के लिए लोग एक पूरा हंटिंग स्क्वाड तैयार करते थे, लेकिन हीरो हंटिंग एजेंसी में हंटर्स या तो अकेले या फिर एक पार्टनर के साथ मिशन पूरे करते थे। इस बात से साफ समझ में आ रहा था कि ये हंटर्स कोई आम हंटर्स नहीं थे। ये हाई लेवल हंटर्स थे जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस था, इसलिए तो इन्हें 1 करोड़ तक के मिशन आसानी से मिल जाते थे। खाना खाने के बाद आरव ने पूछा, हम लोग आज दोपहर क्या करेंगे? अभी तुम अपनी यूनिवर्सिटी वापस जा सकते हो। हम अंधेरा होने पर प्राइवेट गार्डन के पास मिलेंगे, चुटकी ने कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक स्टूडेंट हूँ? आरव को उस पिद्दी सी लड़की ने शॉक कर दिया था। आरव की बात सुनते ही चुटकी अपनी जीभ निकालकर उसे चिढ़ाने लगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। इससे आरव को तुरंत शर्म आ गई। वो ये सोच रहा था कि कैसे इतनी सी लड़की बार बार उसका मजाक बना रही थी। ये है तो पिद्दी सी, लेकिन इसका दिमाग तो फॉर्मूला 1 से भी ज्यादा तेज भागता है, आरव ने मन ही मन सोचा और फिर चुटकी की बात मानकर यूनिवर्सिटी वापस चला गया। शाम होते ही आरव ने कैफेटेरिया में डिनर किया और प्राइवेट गार्डन के लिए निकल गया। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद उसने एक टैक्सी बुलाई। जैसे ही वो उस टैक्सी में बैठा, वहां 3 लड़कियां और आ गईं। उन तीनों की ड्रेसिंग स्टाइल से साफ समझ में आ रहा था कि वो अमीर घरों से थीं। यूनिवर्सिटी के आसपास कई लोग टैक्सी ढूंढने की कोशिश करते थे और इसलिए टैक्सी ड्राइवर्स एक ही टैक्सी में 3-4 सवारियों को बिठा लेते थे ताकि कम समय में ज्यादा पैसा कमा सके। आरव को अब इसकी आदत हो चुकी थी। हमें प्राइवेट गार्डन जाना है, उनमें से एक लड़की ने कहा। ये लड़का भी वहीं जा रहा है। आप तीनों पीछे वाली सीट पर बैठ जाइए, ड्राइवर ने कहा और उन लड़कियों के बैठने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो लड़कियां बैठी, उसने टैक्सी आगे बढ़ाई और प्राइवेट गार्डन की तरफ चल दिया। प्राइवेट गार्डन्स यूनिवर्सिटी से ज्यादा दूर नहीं थे और इसलिए वो लोग कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गए थे। जब आरव उस टैक्सी में आगे बैठा था, तो उन लड़कियों की बातों से समझ गया था कि वो अमीर फैमिली से थी और हॉस्टल में नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास ही एक प्राइवेट गार्डन वाले इलाके में कमरे रेंट पर लिए थे। अरे, तुम भी क्या यहीं रहते हो? टैक्सी से बाहर निकलते ही उनमें से छोटे बाल वाली लड़की ने आरव से पूछा। नहीं, मैं यहाँ बस कुछ काम से आया हूँ, आरव ने जवाब दिया। अच्छा, क्या तुम भी एक नए स्टूडेंट हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले भी कहीं तुम्हें देखा है, उस छोटे बाल वाली लड़की ने मुस्कुराकर पूछा। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ये फ्लर्ट करने का तरीका काफी पुराना हो चुका है? इतना घुमा फिरा कर बात क्या कर रही हो? सीधा उसका फोन नंबर मांग लो ना, उनमें से एक दूसरी लड़की ने कहा।
हाँ हाँ, तुम टैक्सी में भी पूरे रास्ते इसे ही देख रही थी, चटक रंग की लिपस्टिक वाली लड़की ने कहा। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस उससे इतना पूछ रही थी कि क्या वो नया स्टूडेंट है या नहीं। उस छोटे बालों वाली लड़की के गाल शर्म से लाल हो गए थे। तुरंत ही तीनों लड़कियां अपनी बातों में लग गईं और भूल गईं कि आरव अब भी वहीं खड़ा हुआ था। आरव ने एक गहरी सांस ली और वहां से चुपचाप जाने लगा। आगे चलने पर उसे याद आया कि कैसे उसके हंटर स्कोर पाने की उम्मीदों पर पानी फिर गया था और उसकी मिशन पार्टनर अब एक 11 साल की बच्ची थी। तुम इतनी लेट क्यों आए? चुटकी ने अपने हाथ बांधकर और मुंह फुलाते हुए गुस्से में कहा। आरव ने छुटकी की तरफ देखा और एक बार फिर से सोचा कि रणविजय दादू ने उसे इस बच्ची की देखभाल करने भेजा था या फिर मॉन्स्टर पकड़ने। इतनी कम उम्र में तो आरव अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता था और ये लड़की एक हंटर मास्टर बन गई थी और ऐसे खतरनाक मिशन पर भी जाती थी। अभी कोई देर नहीं हुई है। खैर वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कुछ पता चला? क्या आसपास कोई अजीब हरकत हुई? आरव ने उससे पूछा। ये देखो, छुटकी ने आरव को एक मिनी लैपटॉप देते हुए कहा। आरव एक मिनट के लिए तो चौंक गया था, लेकिन जब उसने लैपटॉप देखा तो उसमें कई सारे स्क्रीन थे जिनमें अलग अलग कमरों की फुटेज चल रही थी। ये तो सीसीटीवी है। तुम एक हैकर हो। तुम लोगों के घर में सीसीटीवी कैसे लगा सकती हो? छुटकी, तुम कहीं हमें किसी मुसीबत में न फंसा दो। आरव पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, हमें बिल्डिंग की छत पर चलना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ लगी तो हम वहां से तुरंत एक्शन ले पाएंगे, छुटकी ने कहा। सच कहा जाए तो आरव को इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जादू नगरी में ये उसका पहला मिशन था और वो लोग उस औरत के घर के बाहर इंतजार तो नहीं कर सकते थे कि वो एक मॉन्स्टर में बदल जाए और ये लोग उस पर हमला कर दे। ऐसे में तो दुश्मन सतर्क हो जाता और वहां से भाग जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो इस बात का पता नहीं लगा पाते कि पति पत्नी में से मॉन्स्टर कौन है तो उस बच्चे की रक्षा करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता और उनका मिशन भी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन किसे पता था कि उस पिद्दी सी बच्ची ने पहले ही उस औरत के घर में कैमरे लगा दिए थे। जिन एंगल्स पर उसने ये कैमरे लगाए थे वो एकदम परफेक्ट थे और घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जो सीसीटीवी की निगरानी से बच गया हो। इसलिए अब आरव और छुटकी को वहां बैठकर सिर्फ सीसीटीवी फुटेज देखना था और ये 30 लाख उनके हो जाते। छुटकी, वहां मत बैठो, तुम गिर जाओगी। आरव की एक पल को आंख क्या लगी। उसने देखा कि छुटकी रेलिंग पर बैठी थी। वो सिर्फ उस रेलिंग पर बैठी नहीं थी बल्कि मजे से अपने पैर भी हिला रही थी। उसे इतनी ऊंचाई पर बैठे देखकर आरव भी डर गया था। पिद्दी, ये बिल्डिंग 20 मंजिला है। कोई आम लड़की होती तो नीचे देखकर ही डर जाती, लेकिन तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम पागल हो क्या? आरव ने छुटकी से कहा। लेकिन छुटकी ने आरव की बात अनसुनी कर दी और अपनी पॉकेट से एक टॉफी निकालकर खाने लगी। वो मिनी लैपटॉप अब भी उसकी गोद में रखा हुआ था। उसने पहले छत से शहर का नजारा देखा और फिर किसी भी अजीब हरकत को पहचानने के लिए लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। ये देखकर आरव भी जाकर उसके बगल में बैठ गया। वो दोनों इतनी ऊंचाई पर थे कि आरव को हवा के झोंके मुंह पर लग रहे थे। जब उसने नीचे देखा तो प्राइवेट गार्डन्स उसे नजर आ रहे थे। उनके ठीक बीचों बीच एक बच्चों का प्लेग्राउंड था। एक कोने में स्विमिंग पूल था और दूसरे कोने में एक छोटा सा जंगल जैसा था जिसने प्राइवेट गार्डन की काफी जगह घेर रखी थी। शाम का वक्त था और लोग गार्डन में टहल रहे थे। बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे और कुछ आंटियां जोर जोर से बातें करके हंस रही थीं। चारों तरफ शांति और हंसी खुशी का माहौल था। किसने सोचा था कि इतनी अच्छी जगह एक इतना खतरनाक मॉन्स्टर होगा? मैं नहाने जा रही हूँ। छुटकी के लैपटॉप से उस औरत की आवाज आई। अचानक आई इस आवाज ने आरव और छुटकी दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। छुटकी, तुमने बाथरूम में भी कैमरा लगाया है क्या? आरव ने चौंक कर कहा। उस औरत के पति ने कहा था कि वो रोज रात को बाथरूम में नहाने जाती है और गायब हो जाती है, इसलिए मैंने वहां भी कैमरा लगाया था, छुटकी ने उसे जवाब दिया। और उसका पति और बच्चा कहाँ है? आरव ने पूछा। वो बच्चा कार्टून देख रहा है और उस औरत का पति वहीं बच्चे के साथ बैठा हुआ है, छुटकी ने जवाब दिया। वो दोनों सीसीटीवी फुटेज देखते रहे लेकिन उन्हें वहां कुछ भी पेचीदा नहीं लगा। वो फैमिली एक आम फैमिली की तरह ही लग रही थी। वो औरत बाहर आई क्या? आरव ने पूछा। आधा घंटा बीत चुका था और अब भी बाथरूम में पानी की आवाज आ रही थी। उस औरत के बाथरूम में आने के बाद छुटकी ने बाथरूम का कैमरा ऑफ कर दिया था। वहां से सिर्फ पानी की आवाज आ रही थी। कोई इतनी देर तक कैसे नहा सकता है? छुटकी को अचानक कुछ एहसास हुआ। क्या मतलब? आरव ने कंफ्यूज होकर कहा। क्या तुम्हें याद है जब वो एजेंसी आई थी और उसने कहा था कि उसे अपने हस्बैंड की पॉकेट में खून से लथपथ चमड़ी का एक टुकड़ा मिला था? छुटकी ने पूछा। हाँ, तो तुम क्या कहना चाह रही हो? पिद्दी, सीधा सीधा कहो, आरव ने कहा।
अगर तुमने ध्यान दिया हो तो वो औरत अपना पूरा मेकअप करके आई थी और एजेंसी में आकर इतना रो रही थी कि उसका मेकअप फैल गया था। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर उसे पता चला होता कि उसका हस्बैंड किसी परेशानी में है, तो वो मेकअप करने में अपना इतना टाइम बर्बाद क्यों करती? सीधा भागकर एजेंसी आती ना, छुटकी ने कहा। और अभी भी उसे नहाते नहाते आधा घंटा बीत गया है, छुटकी ने बाथरूम के कैमरे को चालू करते हुए कहा। उन्होंने जो इस फोटोज में देखा वो बुरी उन्हें तरह चौंका देने वाला था। पूरे बाथरूम में चारों तरफ भाप जमा हुई थी और वहां कोई भी औरत नहीं थी, बल्कि हैंगर पर एक इंसानी खाल टंगी हुई थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन का कॉस्ट्यूम हो। इंसानी खाल ऐसे टंगी हुई बेहद डरावनी लग रही थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी सांप ने अपनी खाल छोड़ दी हो। आरव के चेहरे पर 12 बज गए थे। हाँ, ये तो वैसा ही कुछ लग रहा है। छुटकी ध्यान से लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देख रही थी। आखिर ये चीज क्या है? आरव ने पूछा। वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक इंसान ही है। अभी वक्त नहीं है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो औरत कुछ न कुछ गलत करने जा रही है, छुटकी ने कहा। इस दुनिया में कितनी अजीब अजीब चीजें हैं, रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, आरव ने कहा और फिर छुटकी से पूछा, क्या उसे ये डर नहीं लगता कि उसके पति को इसके बारे में पता चल जाएगा? इसके पास वक्त भी तो कितना कम है, इसलिए मुझे लगता है कि वो इसी इलाके में कहीं आसपास ही होगी, छुटकी ने कहा। क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। जहाँ तक मुझे पता है कि इस मॉन्स्टर को जवान लड़कियों का खून पीना बहुत पसंद है और खासकर मैजिशियंस का। अब तुम जाओ, मैं यहाँ रहकर बच्चे की निगरानी करती हूँ। तुम उस औरत की सच्चाई का पता लगाओ, छुटकी ने जल्दी जल्दी कहा। ठीक है, आरव ने कहा। उसे पता था कि सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस थी। आरव तुरंत उस बिल्डिंग से कूद गया जिसे देखकर छुटकी हैरान रह गई। उसने आरव को नीचे जाते हुए देखा और चौंक गई। जैसे ही आरव जमीन से टकराने वाला था, वो परछाइयों में गायब हो गया। शेडो एलिमेंट, छुटकी ने कहा। ऐसा करना आरव को उसकी मीरा मैम ने सिखाया गया था। इसकी मदद से आरव ऊंची बिल्डिंग की शेडो से नीचे कूद सकता था। उसने पहले उसकी प्रैक्टिस छोटी बिल्डिंग से कूदकर की थी, नहीं तो अगर आज इस ऊंची बिल्डिंग से कूदता तो उसके हाथ पैर ही टूट जाते। जहां भी परछाइयां होती थी, आरव वहां से शेडो एलिमेंट का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। छत से कूदने के बाद आरव जैसे ही जमीन पर आया, वैसे ही वो फिर से अपने शेडो मैजिक का इस्तेमाल कर प्राइवेट गार्डन्स के जंगल में कूद गया। उसे याद था कि कुछ देर पहले दो बच्चे खेलते खेलते उस जंगल में गए थे और अब वो औरत भी यहीं आसपास थी। ललित, कहाँ हो तुम? देखना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, एक बच्चे ने जोर से चिल्लाकर कहा। ललित अपने दोस्त से छुपकर झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था। बस, मैं तुम्हें ढूंढने ही वाला हूँ और फिर तुम्हें उसका दाम देना पड़ेगा, ललित के दोस्त ने फिर से कहा। इन बच्चों को खेलने के लिए यही जगह मिली थी क्या? अब अगर उस औरत ने इन्हें पकड़ लिया तो परेशानी हो जाएगी, आरव ने सोचा। अरेंद्र, तुम सीधा उस अपार्टमेंट के ऑफिस में जाओ और वहां से हर उस लड़की की जानकारी निकालो जो लगभग 20 साल की है और मैजिशियन भी है, छुटकी की आवाज आरव के ब्लूटूथ से आए। ठीक है, आरव ने तुरंत हाँ कर दिया क्योंकि उसे भी ये आइडिया अच्छा लग रहा था। वहां पहुंचकर आरव ने बिना वक्त बर्बाद किए मैनेजर को अपना हीरो हंटिंग एजेंसी का बैच दिखाया और उसे बताया कि वो एक मिशन पर है। एक हंटर मैजिशियन का बैच एक पुलिस ऑफिसर के बैच से कहीं ज्यादा बेहतर होता था क्योंकि हंटिंग एजेंसी कई ऐसे मसले सुलझाते थे जिनमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती थी। पुलिस तो सिर्फ इंसानी क्रिमिनल को पकड़ सकते थे, लेकिन हंटिंग एजेंसी का काम मैजिकल क्रिमिनल को पकड़ना और उनका सफाया करना था। यहाँ लगभग 70 ऐसे घर हैं जहाँ 20 साल की उम्र की लड़कियां रहती हैं, लेकिन सिर्फ 6 घर ऐसे हैं जहाँ ऐसी लड़कियां रहती हैं जो मैजिशियंस हैं, मैनेजर ने कहा। अरेंद्र, हमारे टारगेट से सबसे पास का घर किसका है? चुटकी ने पूछा। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल, रूम नंबर 1002। यहाँ आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी की 3 लड़कियां रहती हैं जो रात में बहुत तेज गाने बजाती हैं और आसपास के कई लोगों ने उनकी कंप्लेन भी की है, मैनेजर ने जवाब दिया। फिर ये लोग वही हैं। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल उस औरत के बेडरूम से साफ दिखता है। मुझे लगता है कि उसने इन तीनों को कुछ वक्त पहले ही अपना शिकार बना लिया होगा, छुटकी ने कहा। ठीक है, मैं वहां जा रहा हूँ, आरव ने तुरंत कहा। भगवान ही जाने, उस औरत ने न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना लिया था, पर अब भी अगर उसे रोका नहीं जाता तो न जाने और कितने लोगों की जान चली जाती, आरव ने मन ही मन सोचा।